अजीत जी, अभी अमेरिका की बात जो लेकर आए अनंत जी, अमेरिका का स्टैंड तो ये भी है कि उनको इस बात का डर सता रहा है कि अगर सरकार ये बिल लेकर आ गई तो फिर उनकी तरफ से जो फंड आ रहा था, उनके अपने एजेंडे से जो आ रहा था, वो फिर कैसे होगा? नहीं, ये बात तो है ही, लेकिन अब जितनी बातें अभी अनंत जी ने कही जो है वो एनजीओज का एक पहलू है, उसको लेकर के हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और इन सब चीज़ों को लेकर के उससे चैलेंजेस खड़े होते थे, वो एक थ्रेट था, वैसे कई चीज़ें थी। लेकिन ऐसे एनजीओज बड़ी संख्या में अपने आप उनके एफसीआरए के लाइसेंस समाप्त हो गए हैं। इस देश में 14,000 के करीब एनजीओज के जो एफसीआरए लाइसेंस थे वो या तो निरस्त हो गए, निरस्त कर दिए गए, या वो वापस आए ही नहीं अपना रिन्यू कराने। तो 24-25 हज़ार के करीब या 30 हज़ार उसके हमको लगता है कि उससे ज़्यादा ही रहे होंगे। 14-15 हज़ार बंद हो गए, आए नहीं, अपना रिन्यू नहीं कराया। अभी कुछ जो बचे हुए हैं, जितने एनजीओज बचे हुए हैं, उनको मॉनिटरिंग का आपको एक सिस्टम बनाना है। बाहर का फंड आना बंद कर देना उसका समाधान नहीं हो सकता है, और ये मकसद भी नहीं है सरकार का कि हम बाहर से जो फंड आ रहे हैं उनको बंद कर दें, क्योंकि उनका हम लोगों की इकोनॉमी में भी एक बड़ा योगदान रहता है। और अभी देखिए ना, अभी कितने महत्वपूर्ण ढंग से या कितने मुखर ढंग से ये बताया गया है कि जो दरबार साहिब है, अकाल तख्त है, उसके लिए जो उसका एफसीआरए का लाइसेंस है उसको रिन्यू किया गया। तो ऐसी संस्थाओं को भी एफसीआरए के जरिए पैसा आता है। तो उस पैसे को बंद करना मकसद नहीं है, रेगुलेट करने की बात है। तो आप रेगुलेट करने के लिए भारत के पास बहुत सारे कानून हैं, इस कानून में भी बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। जो आपत्ति का सबसे बड़ा कारण है, उस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई भी है, कि वो ये है कि सरकार संपत्ति, आप एफसीआरए का इस्तेमाल करके जो बनाएंगे संपत्ति, उसको सरकार जब्त कर लेगी। अब ये काम करने के क्रम में जो एनजीओज हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब्त कर लेना, ये क्या कोई समाधान हो सकता है कि उसको आप रेगुलेट कर रहे हैं, उसका पैसा सही जगह खर्च हो, वो तो ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन कई एनजीओज हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं इस देश में, और कई एनजीओज हैं जिनका बहुत बढ़िया काम रहा है, कई धार्मिक संगठन है जिनका बहुत अच्छा काम रहा है, सामाजिक संस्थाएं हैं जो काम अच्छा करती हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर लेना, ये एक हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा एक जो कंटेंसस प्रोविजन है इस बिल का, वो है। इसी की वजह से आप देखिए, ये बिल कब आया था, पहली बार जब इस बिल को सरकार लेकर के आई, जिस समय ये बिल की चर्चा हुई, उसके तुरंत बाद रोक दिया सरकार ने इस बात को। केरल के चुनाव होने थे, तो सरकार भी एक किसी ना किसी तरह से तो पॉलिटिकल एंगल इसमें देख रही थी ना उस बात को। अगर कांग्रेस भी अपना कोई पॉलिटिकल एंगल देख रही है, तो ये तो राजनीति की बात है, दोनों देखेंगे इस बात को। नहीं, लेकिन मैं अब इसका एक पॉलिटिकल साइड केवल सिर्फ इस बिल के आधार पर नहीं चर्चा करना चाह रही हूँ। ये जो बात जो हर्षवर्धन जी ने कही कि अब तो अमित शाह भी हैं पार्लियामेंट में, राहुल गांधी इतने दिनों से क्या कह रहे थे कि अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं, उन्हें जवाब चाहिए था। अब तो गृह मंत्री आएंगे, ऐसा सोर्सेस कह रहे हैं। सहकारिता विभाग का जो बिल होगा वो भी वो पेश करेंगे। विपक्ष के सवालों का हो सकता है इसमें वो जवाब भी दे दें, लेकिन फिर भी इतनी मान मनव्वल चल रही है, एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा है विपक्ष और सरकार के बीच में। इस पर एक क्विक कमेंट, फिर मैं सुमीर जी के पास जा रही हूँ। देखिए, ये आम सहमति बनाने की सरकार कोशिश कर रही है इसको, लेकिन एफसीआरए बिल ऐसा है जिस पर इस बिल पर सहमति नहीं बनेगी। हाँ, सरकार इसका इस्तेमाल, अब सवाल यह है कि सरकार क्या इसका मोल भाव के लिए इस्तेमाल कर सकती है एफसीआरए बिल का? मोल भाव का मतलब बार्गेनिंग चिप के तौर पर सरकार इस्तेमाल कर सकती है। कल प्रधानमंत्री से सुप्रिया सुले और शरद पवार की एनसीपी के लोग भी मिलेंगे, और वो एफसीआरए के लिए मिल रहे हैं, एफसीआरए बिल पर बात करने के लिए। वो परिसीमन का मामला नहीं है, नारी शक्ति बंधन कानून का मामला नहीं है। तो बार्गेनिंग चिप के तौर पर क्या सरकार इस्तेमाल कर सकती है कि गृह मंत्री आए और एफसीआरए बिल के बहाने या किसी बिल के बहाने जो अपोजिशन के सवाल है उनका जवाब भी दे दें। ये इस बिल को सरकार डेफर कर दे, डेफर करने का मतलब संसदीय समिति को भेज दे, कोई जेपीसी बन जाए या कुछ और ट्विक किया जाए इसमें, जैसा किया गया था, और उसके बाद परिसीमन बिल पर और नारी शक्ति बंधन कानून में संशोधन के बिल पर सहमति बने। ये अब असली कल इस बात को देखने की जरूरत होगी। अच्छा, दो बिल ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। एक एफसीआरए बिल जिसका हमने डिटेल में यहां पर एनालिसिस किया, और दूसरा है डिलिमिटेशन बिल यानी कि परिसीमन बिल, जिसे लेकर कहा यह जा रहा है कि सरकार ने अपना जादुई आंकड़ा जुटा लिया है। अकाली दल और डीएमके भी इसके सपोर्ट में आ गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। परिसीमन बिल पर वो सवाल उठा रही है और इससे लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच में जुबानी जंग भी हुई है। इसकी शुरुआत कांग्रेस की टाइमलाइन को देखिए तो आपको समझ में आएगी। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट पर राहुल गांधी का एक बयान डाला। कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और अविकसित है, और इसका जवाब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। लिखा कि यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश है।
महिलाओं के प्रति राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन कर देगी। अभी ज्यादा समय बीता नहीं था कि रिजिजू के इसी पोस्ट का जवाब फिर राहुल गांधी ने दे दिया और लिखा कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर ये और कौन जानता होगा। महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। अब सवाल यह है कि 3 साल के बाद भी ये लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं। 2023 का कानून लागू कीजिए और बिना किसी शर्त के लागू कीजिए। अब फिर इस पर रिजिजू का भी पलटवार है। 2026 की जनगणना चल रही है, इस वजह से 2029 में लागू नहीं हो पाएगा और 2034 के चुनाव में लागू हो पाएगा। इसलिए सरकार ने 131वां संविधान संशोधन बिल लाया था जो संसद में गिर गया। इसमें आपका कार्ति चिदम्बरम जो कह रहे हैं वो भी मैं दर्शकों के सामने रखूंगी, पवन खेड़ा भी इस पे कुछ बयान दे रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन समीर जी, ये क्या जो पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए वो एक्सपोस्ट खेल रहे हैं। कर लीजिए पार्लियामेंट में चर्चा, इसमें आप डिलिमिटेशन बिल हो, विमेन रिजर्वेशन बिल हो, सब बात कर लीजिए। देखिए, पार्लियामेंट में नहीं हो रही, इससे तो सोशल मीडिया के ऊपर सब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये मानसून सत्र देखें तो सरकार का ये मानसून सत्र बहुत विफल रहा है। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का बहुत बुरा मैं मानता हूँ इस सत्र के अंदर कि सरकार मेरी इसमें राय ये है कि इसी बार तो इन्होंने सबसे ज्यादा फ्लोर मैनेज करने की कोशिश की है। किरण रिजिजू ने कितनी दफे बात की है। लेकिन अब किरण रिजिजू ने की है ना, क्या पार्टी सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता ने इसमें हस्तक्षेप किया? किरण रिजिजू का वो कद नहीं है ना, आपने को संसदीय कार्य मंत्री बना दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका वो राजनीतिक कद नहीं है कि वो बड़े स्तर पर चीजें कर सके। काम तो उन्हीं मुझे को लगा करना होगा सरकार ना, अगर चाहती है, सरकार को लगता है कि किरण रिजिजू से संभल नहीं रहा फ्लोर मैनेजमेंट, तो सरकार बैकडोर से बड़े नेताओं को इन्वॉल्व कर सकती थी। राजनाथ इसमें इन्वॉल्व हो सकते थे, अमित शाह जी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते थे, कोई दूसरे बड़े नेता इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और सरकार की इच्छा शक्ति लगती है कि सरकार चाहती है कि फ्लोर चले। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल परिसीमन को लेकर जो गतिरोध बना हुआ वो बना रहेगा।